हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जब आप यूनिट 7 का सिलेबस देखते हो, वहाँ पर सबसे पहली लाइन आपको मिलती है प्रमुख अनुसंधान और शोध संस्थान, राइट। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भारत में प्रमुख शोध संस्थानों की हम बात करेंगे और जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो कि 17 दिसंबर को होने वाली है, इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी कंटेंट आपके काम का था, तो आप सेशन को लाइक करिएगा। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला तो हमारे जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है और इसकी उपलब्धियाँ, राइट, और इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही दूसरी बात करेंगे भारत में परमाणु अनुसंधान संस्थान की। और ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की, जिसको जनरली हम किसको नाम से जानते हैं? जनरली हम इसरो के नाम से इसको जानते हैं। और एक एक करके इनके बारे में हम सारी चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे, राइट। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की बात करें अगर हम, देखिए इसरो के गठन के पहले, इसरो का जब गठन हुआ उसके पहले एक और समिति बनाई गई थी जो कि अंतरिक्ष के अनुसंधान से संबंधित थी ये समिति, राइट। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कि 1962 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई। और यहाँ से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो बनती है ये कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का जनक किसको कहा जाता है, राइट। और ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी एमपीपीएससी पूछ चुका है और मे बी इस बार कुछ और इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। किस चीज़ का? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन इस किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। और इसीलिए ये जो नाम आता है डॉक्टर साराभाई का, इनको ही भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। क्लियर है? भारत में अगर पूछा जाए भारत में अनुसंधान अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना शुरू किया था। स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कौन सी समिति, अंतरिक्ष समिति को देखते हैं, ये किस संस्था के अंतर्गत काम करती थी? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये काम करती थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को इसका पुनर्गठन किया गया। और इसके बाद एक और संस्था सामने आई जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसरो, जिसको आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। और यहाँ से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आप इस तरीके से पढ़ते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो या ज़्यादातर आप यहाँ पर देखते हो फुल शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इनका नाम इतना बड़ा होता है और इसके चलते जो उनका प्रचलित नाम है वो शॉर्ट फॉर्म वाला चल जाता है। जैसे कि हम इसरो की ही बात करते हैं। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, राइट। इतना याद रख पाएंगे? चलिए, तो ये
इस स्लाइड की अगर हम बात करें तो कितनी चीज़ें देखी। पहला तो हमने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए समिति देखी जो कि 1962 में गठित की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनको कहा जाता है। याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं सारा आसमान, ऐसे ही सारा अंतरिक्ष, ऐसे याद कर सकते हो आप, राइट। चलो बाद में एक और संगठन के रूप में एक और संस्था देखते हैं जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में दो और संस्थाओं की स्थापना, संस्था नहीं कहना चाहिए, एक आयोग और एक विभाग, ठीक है। ये हो गया अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग, विभाग, और एक आता है आपका अंतरिक्ष आयोग। दोनों की स्थापना कब की गई? ये की गई 1972 में। कब की गई? 1972 में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। किस लिए? ताकि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सुचारू रूप से काम कर सके। क्लियर है? चलिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मैरी मैकडोनाल्ड चर्च के एक कमरे से हुई थी और 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम था नाइक एपाच, क्या नाम था? नाइक एपाच अमेरिका, जो कि कहाँ से निर्मित था? अमेरिका के द्वारा निर्मित था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा निर्मित था, जो कि तुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। और ये वाली जो चीज़ है, जो एक चर्च के कमरे से शुरुआत करना, ये चीज़ जब अभी हाल फिलहाल की हम बात करते हैं, जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, राइट। कौन सा कर चुके हैं? 3 चंद्रयान मिशन हम लॉन्च कर चुके हैं। तो तीसरा चंद्रयान जब हम लॉन्च कर रहे थे उस समय सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सारी जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी कि जहाँ पर एक फ़ोटो दिखाया जा रहा था कि एक समय था कि हम साइकिल पे रॉकेट को लेके जाते थे, साइकिल से हमने शुरुआत की और आज हम चांद तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और उसी को लेकर फिर वो वक्तव्य आया था कि चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे, पास के हो गए, राइट। चलो, तो ये तो बात हुई देश के पहले साउंडिंग रॉकेट की, जो कि किसकी सहायता से बनाया गया था? अमेरिका की सहायता से हमने लॉन्च किया था और इसका नाम था नाइक एपाच। क्या नाम था? नाइक एपाच इसका नाम था। चलो, अंतरिक्ष केंद्र और इसकी इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, BSSC भी आपको दे सकता है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ यह जो केंद्र है, ये रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। SLV, ठीक है, SLV और GSLV को इसी केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। VSLV होना चाहिए था एक्चुअल में, व्हीकल लॉन्च, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। GSLV और आपका SLV दोनों को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। इसको विकास करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसरो उपग्रह केंद्र की बात करते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और
इसरो का जैसे हमने फुल फॉर्म क्या देखा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब बना था, 1969 में बना था। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण और प्रबंधन कार्य संपन्न किए जाते हैं। अगला आता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इस केंद्र के प्रमुख कार्य क्या हैं, दूर संचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान एवं भूमापन एवं पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि इसमें शामिल हैं। दूर संचार एवं टेलीविज़न के लिए जो हम सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं, उन सब का निगरानी कौन करता है, ये अहमदाबाद वाला अंतरिक्ष उपयोग केंद्र करता है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे आपसे बन सकते हैं। ओके, चलो अगला आता है सार केंद्र। कौन सा, सार श्रीहरिकोटा में यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण किया जाता है। हम रॉकेट के ईंधन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रॉकेट के ईंधन की बात करते हैं, तो वो सब की सब चीज़ों पे कौन काम करता है, ये आपका सार केंद्र करता है। ठीक है, सतीश धवन केंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन आए कि किस अंतरिक्ष के कौन से केंद्र को, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाले कौन से केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि वो सार है, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, चलो तो रॉकेट से संबंधित जो भी ईंधन वगैरह के जितने भी काम होते हैं कौन करता है, सार करता है। अगला आता है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। कौन सा, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, जो कि कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं। यह जो केंद्र है, कौन सा केंद्र, द्रव प्रणोदक प्रणाली जो केंद्र है, इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों, साथ ही इंजनों के डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति के लिए भी ये कार्य करता है। क्या क्या काम करता है, ये उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए काम करता है। जैसे अभी हमने कहा कि रॉकेट के लिए काम करता है, जो भी हम रॉकेट को प्रक्षेपण करते हैं भारत से, ठीक है, और जो भी रॉकेट लॉन्च करते हैं उनके बारे में क्या ईंधन होना चाहिए, कैसा, क्या, कब, इन सब के बारे में काम कौन करता है, सार करता है। वैसे ही उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट्स के बारे में जितनी भी चीज़ों का अनुसंधान किया जाता है कौन से केंद्र के द्वारा किया जाता है, द्रव प्रणोदक प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसकी इकाइयाँ कहाँ कहाँ पर हैं, एक तिरुवनंतपुरम में है, एक बेंगलुरु में है और एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। कहाँ पर, महेंद्रगिरी में। क्लियर है, चलो अगला इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र की बात कर लेते हैं। इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। वहीं जहाँ पर इसरो का मुख्यालय है वहाँ पर ही इसका भी मुख्यालय है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भूकेंद्र स्थित हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह के मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधा प्रदान करता है। टेलीमेट्री निगरानी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हम रिमोट की बात करते हैं, दूर से किसी चीज़ को देखना, ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही हम कोई उपग्रह या कोई रॉकेट है, उपग्रह के पास तो जाके हम नहीं देख सकते, हम तो उनको यही नीचे से ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो टेलीमेट्री प्रणाली पर ये काम करता है कौन सा, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र। क्लियर है, चलो अगला
मुख्य नियंत्रण सुविधा की बात कर लेते हैं। मुख्य नियंत्रण सुविधा जो कि हासन में स्थित है, कहाँ पर? हासन में स्थित है। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, प्रक्षेपण केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, साथ ही कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का कार्य या दायित्व किस पर है? कर्नाटक के हासन में स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया था। कब? 11 अप्रैल 2005 में। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप भी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो एमपी का देने जा रहे हो, ठीक है। तो कौन सी की बात हो रही? मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र की बात हो रही है। और मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र क्या करते हैं कि जैसे ही कोई रॉकेट को हमने या किसी सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया, ठीक है, अब हमने किसी सैटेलाइट को पहुंचा तो दिया, लेकिन उसके बाद हमने जिस चीज़ के लिए भेजा है उस चीज़ पर ही तो निगरानी करना ज़रूरी है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कि पता चले कि अंतरिक्ष में गुम हो गया, पता ही नहीं चल रहा। हमने जिस कक्षा के लिए उसको घूमने के लिए भेजा था, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं वो पिंड जो कि क्या करते हैं? किसी भी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको? एक लाइन में अगर डेफिनेशन देना हो कि उपग्रह या सैटेलाइट का मतलब क्या है, तो कोई भी ऐसे पिंड जो किसी ग्रह के परितः चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो उनको हम किसी भी हम उपग्रह को अगर हम भेज रहे हैं तो किसी ना किसी मेन उद्देश्य के लिए भेज रहे होंगे। जैसे हमने मौसम के लिए भेजा, ठीक है, जिसको हमने कल्पना नाम दिया, हमने एजुकेशन के लिए भेजा, हमने टेलीविज़न के, आज हम जो डीटीएच की बात करते हैं, डायरेक्ट टू होम, जो इतने जो डिश टीवी, डीटीएच और दुनिया की चीज़ें जो आप लोग ये जो देख रहे हो, ये किसकी वजह से हो पा रहा है? इन्हीं उपग्रहों की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। एक समय था कि जब जो केबल कनेक्शन है सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। आज आप दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं पर भी अपनी इतनी छोटी सी छतरी लगाओ और अपने घर में बैठ के क्या है वो डिस्को इसको डाला तो लाइव जिंगा लाला, ठीक है। फिर ऐसी ऐड भी बन जाती हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं, किसकी वजह से मिल रही हैं? इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से मिल रही हैं, राइट। तो ये सारी निगरानी का काम कौन करता है? मुख्य नियंत्रण केंद्र जो है हासन। तो ऐसे याद रखना कि हासन केंद्र का काम है कि जब उपग्रह कक्षा में भेज दिया, अब उसकी गतिविधि पर हमें नियंत्रण रखना है, उसको नियंत्रित करना, उसकी जो भी कार्य प्रणाली है उसको ध्यान में रख के चलना है। और इसका एक इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। कब? 2005 में। क्लियर है? चल आगे बढ़ा जाए। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं। और आपको लगेगा कि हम ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपग्रह प्रक्षेपित होने के बाद जो भी निगरानी का काम है कौन सा केंद्र करता है, राइट। चल, इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना। किसका विकास करना? जड़त्व प्रणाली का विकास करना, जिसका केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की बात कर लेते हैं, जो कि अहमदाबाद में आता है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र हो जाता है। क्लियर? चलो, तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। एक और आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के नाम से इसको हम जानते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इसको कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। क्लियर? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी जो है उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करता है,
वर्गीकरण करता है, निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाता है। कौन? रिमोट सेंसिंग वाली जो एजेंसी है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये जो भी उपग्रह आंकड़े भेज रहा है, उन आंकड़ों पर निगरानी रखने का काम कौन करता है, उनके विश्लेषण का काम कौन करता है, ये करता है आपका हैदराबाद का जो सेंटर है वो, राइट। इसका प्रमुख केंद्र एक कहाँ पर है, बालानगर में है। इसके अतिरिक्त ये देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही अंग है। तो आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये है देहरादून में। देहरादून में स्थित है और इसलिए ये हो जाता है एक इम्पोर्टेंट। क्लियर? चलो, प्रमुख भारतीय उपग्रहों की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट आता है। आर्यभट्ट पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है और इसको हमने कब लॉन्च किया था? 19 अप्रैल 1975 को हमने सोवियत संघ रूस के बैकानूर के अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया था? प्रक्षेपित किया था। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट क्यों नाम दिया गया? आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास में आप पढ़ते हो गुप्त काल, और गुप्त काल को हम क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? उसके पीछे का ये रीज़न है। जब भी हम गुप्त काल की बात करते हैं तो चाहे कला हो, संस्कृति हो, आपका स्थापत्य हो, या फिर आपका विज्ञान और तकनीकी हो, इस समय बहुत सारी चीज़ों में, या फिर कहा जाए कि चारों दिशाओं में, हर क्षेत्र में यहाँ पर विकास और वृद्धि आप देखते हो। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। और उसी समय हुआ करते थे आर्यभट्ट, जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताई उस समय, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर इसीलिए हमने जब पहला 1975 में आज़ादी के बाद, अगर हम मोटे तौर पर भी कहें 47 के बाद 50 और फिर 75, तो हमने 25, 26, 27 साल में जो हम इसके बाद में हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जब काम किया, तब हमने पहले उपग्रह का नाम रखा आर्यभट्ट के नाम पर। क्लियर है? चलो, तो याद रखना 1975 को हमने पहला उपग्रह लॉन्च किया था। इसके बाद हमने कई उपग्रह लॉन्च किए हैं। भास्कर आया, भास्कर 1 आया, कल्पना सेट आया, एजुसेट आया, बहुत सारे ऐसे हम उपग्रहों को लॉन्च कर चुके हैं। क्लियर है? चलो, ठीक। इसके साथ ही एक और चीज़ आती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे जब भी हम बात करते हैं इसरो की, या हम भारतीय अंतरिक्ष संगठन की बात करते हैं, तो इसके द्वारा कुछ उपलब्धियों की बात भी करते हैं। क्या बात करते हैं? उपलब्धियां आती हैं। उपलब्धियों में हम क्या क्या चीज़ों को गिनते हैं? जैसे कि बहुत रिसेंट की, देखो, एक तो हमने पहले की बात कर ली कि भैया हमने पहला जो सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम था भास्कर, फिर आर्यभट्ट, फिर भास्कर 1, भास्कर 2, दुनिया जहान के हमने फिर लॉन्च किए। कहीं मौसम के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं हमने धरती की में गर्त में से जो क्या खनिज संसाधन है, क्या है क्या नहीं है, दूर संचार के लिए किया, फ़ोन के लिए किया, अलग अलग चीज़ों के लिए हमने उपग्रहों को लॉन्च किया। ऐसे ही जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं इसरो की, स्पेशली बहुत रिसेंट वालों की बात करें, तो आपको जो याद रखना है वो याद रखने हैं। पहला तो चंद्रयान, ठीक है, भारत के चंद्रयान की बात करें तो अभी तक भारत 3 चंद्रयानों को लॉन्च कर चुका है, या फिर भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में हम 3 चंद्रयानों को लॉन्च कर चुके हैं। पहला जो था, जो प्रथम चंद्रयान था, ठीक है, पहला चंद्रयान जो रहा हमारा, चंद्रयान कब लॉन्च किया हमने? 2008 में किया, ठीक है।
उसके बाद दूसरा वाला हमने कब किया, दूसरा किया 2019 में। और याद करिए कि ये जो 2019 वाला था इससे हमारा संपर्क टूट गया था, तो हम कहते हैं इसको कि उतना सफल नहीं रहा, सफल नहीं हो पाए थे हम। फिर तीसरा हमने बिल्कुल रिसेंट में किया, उपलब्धियों की मैं बात कर रही हूँ, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तीसरा जब हमने लॉन्च किया ये अभी हाल ही में किया, और ये किया 2023 में, ठीक है। विक्रम और रोवर जैसे उनका भी याद रखना आप, ठीक है। लैंडर का नाम याद रखना, विक्रम, रोवर, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चंद्रयान हम लॉन्च कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में आएगा मैम और क्या किया है हमने। करने को तो हमने भाई बहुत कुछ किया है। विश्व में सबसे ज़्यादा और सबसे कम खर्च में उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का रिकॉर्ड हम बना चुके हैं। तो एक समय था कि भारत जब दूसरे देशों के साथ सहयोग के कह के दूसरे देशों के पास जाके कि भैया हमारा कहीं रॉकेट बना दो, कहीं हमारा प्रक्षेपित कर दो, ऐसी चीज़ें करता था। आज वही देश, रूस, अमेरिका, कनाडा जैसे देश हमारे पास आते हैं कि भैया हमारे उपग्रहों को तुम भारत से लॉन्च कर दो, भैया भेज दो अंतरिक्ष में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत बहुत कम खर्च में इन उपग्रहों को कहाँ अंतरिक्ष में भेजने में सफल हुआ है, ठीक है। और जब हम कम खर्च की बात कर ही रहे हैं तो हम मिशन मंगल को कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो और जब हम उपलब्धि की बात करते हैं तो आ जाता है आपका मंगल मिशन, मंगलयान कह देते हैं, कोई नहीं तो बुरा मान जाओ आप लोग। मंगलयान हमने 2030 में लॉन्च किया था और इसी ने विश्व में भारत को प्रशंसा के पुल बना दिए थे। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि जब हमने मंगल मिशन लॉन्च किया था ना, तो विश्व में सबसे कम खर्च में और पहली बार में मंगल तक पहुंचने वाला देश बन गया था भारत, ठीक। मात्र 450 करोड़ में हमने भैया मंगलयान पे मंगल मिशन को पूरा कर दिया, मंगल पे अपना मिशन भेज दिया, ठीक। तो बहुत कम खर्च में भी इसकी प्रशंसा हुई थी और पहली बार में भी, इसीलिए भी। और अभी हाल फिलहाल में किसी ने एक चंद्रयान भेजा है, ठीक है, जो बहुत जल्द मतलब वो क्रैश हो गया है, ऐसा भी आपने करंट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, उस कंडीशन में तो हमारी कंडीशन बहुत अच्छी थी, हमारा तो संपर्क टूटा था, ठीक है। चलो, तो चंद्रयान हो गए, मंगल मिशन हो गया। और क्या चीज़ें की भैया हमने बहुत रिसेंट में? हमने शुक्र के लिए मिशन भेजा है, ठीक है, शुक्र के लिए मिशन भेजा है। एक हमारा एक और अभियान है आदित्य L1, आदित्य L1 करके हमने एक सौर मिशन भेजा है, जो कि भारत का प्रथम सौर मिशन है, ठीक है। कौन सा मिशन? सौर मिशन भी भेजा है। शुक्र पर भी हमारा काम चल रहा है। और एक चीज, मानव शहद हम यान भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में, जिसका नाम है गगनयान। क्या नाम है? गगनयान, गगनयान, ठीक है। गगनयान हम भेज रहे हैं, ठीक है। कुछ मानव शहद हम गगनयान भेज रहे हैं और रिसेंटली में इसका हमने टेस्टिंग की है। कब भेज रहे हैं? 2014 का हमारा लक्ष्य है कि हम 2014 में 2024 में, मैं तो पीछे जा रही हूँ, लगता 10 साल पीछे भूत लक्ष्य होती जा रही हूँ लग रहा है। चलो, 2024 में, ठीक है, हमारा मिशन है कि हम गगनयान को लॉन्च करें, गगनयान को भेजें। और हाल फिलहाल में हमने इसकी टेस्टिंग भी की है, ठीक है। तो बहुत नियरेस्ट है कि हम इसको भी सफलता से पूरा कर लेंगे। तो ये कुछ उपलब्धियां, बहुत रिसेंट की जो उपलब्धियां हैं, इनको हमने देख लिया। साथ ही हमने कहा कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा उपग्रह और कम खर्च में उपग्रह भेजने वाला भी देश बन गया है। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ अब ये जो उपलब्धियां हैं और ये जितनी भी चीज़ें इसरो से रिलेटेड हो सकती थी, उन सब को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद किसी और वीडियो में हम इसके साथ परमाणु अनुसंधानों के बारे में भी बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए। और 17 दिसंबर को ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर इस वीडियो से, इन स्लाइड्स से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में,
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी परिप्रेक्ष्य में ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी लगता है, थोड़ा बहुत भी लगे कि काम का है, तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।